नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में हम स्मृति पाठ का आगे का भाग पढ़ने जा रहे हैं। आशा है आपको पिछला भाग समझ में आया होगा। पिछले भाग में हमने लेखक का परिचय और इसके बारे में सामान्य जानकारी ली थी और कुछ भाग पढ़ा था, और आज की कक्षा में हम स्मृति पाठ का आगे का भाग पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आज की कक्षा में हम स्मृति पाठ का आगे का भाग पढ़ने जा रहे हैं। पिछली कक्षा में आपने देखा था कि लेखक के सर से टोपी उतारते के साथ ही उनकी तीनों चिट्ठियां कुएं में गिर गई थी और कुएं में भयंकर काला सांप था। वो किसी भी तरह से चिट्ठियां निकालने में असमर्थ थे और बड़े भाई का डर उन्हें सता रहा था। तो आगे देखते हैं क्या होता है। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे, यानी कुएं के किनारे पर बैठे दोनों भाई रोने लगे। छोटा भाई ढांडे मारकर, यानी बहुत तेज तेज ढांडे मारकर जोर जोर से रोने लगा, ढांडे मारकर, और मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर रोने लगा। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उड़ जाता है, यानी कभी हम किसी चीज को उबालते हैं पतीले में और ऊपर से ढक्कन रख देते हैं तो वो ढक्कन हिलने लगता है। ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा, पिटने के भय और उद्वेग से, उद्वेग यानी बेचैनी और घबराहट से रोने का उफान आता था। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे। यानी यहाँ पर लेखक ने उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से पतीले में यदि कोई चीज उबाली जाए और उसके ऊपर ढक्कन हो तो वो ढक्कन सरक सरक कर हिलने लगता है भाप से और पानी बाहर आने लगता है। लेखक का मन भी इस तरह से अंदर ही अंदर उबल रहा था, विद्वेष और दुखी हो रहा था, बेचैन था, उद्वेग से वो अंदर ही अंदर फपक रहा था और इसीलिए उसकी पलकों के ढक्कनों से आंसू बाहर आ रहे थे। पर कपोलों पर यानी गालों पर आंसू लुढ़क ही जाते थे। माँ की गोद की याद आती थी। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियां फिर लिख ली जाएंगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल दी। यानी लेखक के मन में यहाँ बहुत सारे विचार आ रहे थे। एक तरफ तो लेखक सोच रहा था कि काश कोई कह देता कि कोई बात नहीं, चिट्ठियां दोबारा लिख ली जाएंगी, गिर गई तो गिर गई, कोई बात नहीं। वहीं दूसरी ओर लेखक का मन कह रहा था अगर गिर गई तो क्या हुआ, इसे मिट्टी से ढक देते हैं, कह देंगे डाल दी, किसको पता कि पहुंची कि नहीं पहुंची। लेकिन कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर आकर कह दिया जाए चिट्ठी डाल आए। पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही नहीं था। लेखक कह रहा है मैं छोटा था और मैं झूठ बोलना नहीं जानता था और मुझे पता था अगर मैंने ऐसा कुछ कहा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होगी। यानी जिस तरह से रजाई और गद्दे बनाने वाले जो होते हैं वो रुई को धुन के, रुई को पीट कर एक सार करते हैं, बिल्कुल लेखक को लगा कि आज तो रुई की तरह ही धुने जाएंगे, यानी रुई की तरह ही पिटाई होगी। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के ना पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा में बैठा सिसक रहा था, यानी रो रहा था। यानी सच बोलकर पिटने का भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के ना पहुंचने की जिम्मेदारी का बोझ, कि अगर मैंने झूठ बोल दिया और चिट्ठियां नहीं पहुंची तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है। इन दोनों ही चक्करों में सिसक रहा था, यानी रो रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए, यानी इसी सोच विचार में कि मुझे क्या करना चाहिए, घर वापस चले जाना चाहिए, झूठ बोल देना चाहिए या चिट्ठियों को मिट्टी से दबा देना चाहिए, क्या करें। इसी सोच विचार में करीब 15 मिनट होने को आए। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था। यानी दिन जो था वो सांझ में बदलता जा रहा था, दिन ढलता जा रहा था। कहीं भाग जाने को तबीयत करती थी, यानी कहीं भाग जाएं, छुप जाएं, ऐसी इच्छा होती थी। पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार
यानी एक तरफ तो पिटने का भय और दूसरी तरफ जिम्मेदारी का एहसास, ये दोहरी चीजें तलवार बनकर कलेजे पर फिर रही थी कि भैया ने यदि हमें जिम्मेदारी का काम दिया है तो हमें जिम्मेदारी से उसे पूरा करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर काम को पूरा ना कर पाने के भय से वो दोनों डर रहे थे। इसीलिए कहा है कि दुधारी तलवार, यानी दो धार की जो तलवार होती है वो उसके, ऐसा लग रहा था जैसे उसके कलेजे पर चलाई जा रही हो। इस दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। कहा कि दृढ़ संकल्प यदि कोई व्यक्ति कर ले तो वो दुविधा में जो पड़ता है उसका निर्णय हो जाता है, यानी वो जिस असमंजस में होता है उस काम का वो निर्णय ले लेता है कि उसे क्या करना चाहिए। ऐसे ही लेखक ने भी दृढ़ संकल्प कर लिया और दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया, यानी लेखक और उसके भाई ने यही निश्चय किया कि हमें कुएं में घुसकर चिट्ठियां निकाल लेनी चाहिए। कितना भयंकर निर्णय था, यानी कितना डरावना निर्णय था। उसे पता था कि कुएं से निकलने में हमें परेशानी हो सकती है और साथ ही सांप हमें डस सकता है। पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या, यानी जो बच्चा मरने को तैयार हो रहा था उसे क्या पता था कि मैं क्या मूर्खतापूर्ण कार्य करने जा रहा हूं। मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर। यानी जो व्यक्ति डर के कारण और जिम्मेदारी के कारण मूर्खता भरा कार्य कर ले और वे निर्णय ले ले कि उसे ऐसा करना चाहिए, वह उसके मौत के मार्ग को स्वीकार कर ले, वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और फल और नतीजा होता है, उसे फल की क्या चिंता। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है, यानी कर्म, क्योंकि गीता में भी कहा गया है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। बिल्कुल ऐसा ही इसलिए कहा है कि वो तो दूसरी शक्ति निर्धारित करती है कि फल क्या मिलेगा, पर फिर भी उन्होंने निर्णय किया कि उन्हें कुएं में जाकर वो चिट्ठियां निकालेंगे। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। लेखक ने कहा कि उस समय चिट्ठियों को निकालने के लिए मैं विषधर यानी सांप से भिड़ने को भी तैयार हो गया। पासा फेंक दिया था, मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म। यानी मैंने पासा फेंक दिया था, मुझे तो वहां पर जाकर अटैक करना ही था, या तो मौत का आलिंगन हो यानी मौत से गले मिलूं, या फिर सांप से बचकर दूसरा जन्म। इसकी कोई चिंता न थी, पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा तब फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। यानी लेखक ने यह निश्चय कर लिया था कि वह कुएं में जाकर डंडे से पहले सांप को मारेगा और फिर आसानी से चिट्ठियां उठा लेगा। ऐसा उसने सोचा था, ऐसा उसने दृढ़ निश्चय किया था। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। यद्यपि वह शब्दों से ना कहता, वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। छोटा भाई जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि उसे जब ये पता चला कि बड़ा भाई कुएं में सांप से लड़ने के लिए जा रहा है, वह बहुत ही दुखी हो रहा था। उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। यानी उस सांप से लड़ने के लिए, उस नग्न मौत से लड़ने के लिए मुझे भी नग्न ही होना पड़ा, क्योंकि उसको धोती उतारकर ही, धोती लटकाकर कुएं में जाना पड़ा। मैं बंधी, छोटा भाई भी नंगा हुआ। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, 2 कानों से बंधी हुई धोतियां, 5 धोतियां और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफी हुई। हम लोगों ने धोतियां एक दूसरे से बांधी और खूब खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी हैं या नहीं। अपनी ओर से कोई
धोखे का काम न रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग यानी एक लकड़ी जिस पर चरसपुर टिकता है, चरसपुर टिकता है यानी कि जिस पर एक हत्ता सा कुछ लगा होता है। दूसरे सिरे को डेंग के चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया, यानी जो डंडे का दूसरा हिस्सा था उससे कड़ा करके मजबूत करके बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिलाया यानी भरोसा दिलाया, दिलासा दिया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। कारण ये था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे। लेखक कह रहा है कि मैंने छोटे भाई को दिलासा दिया, समझाया और कहा कि तू घबराओ मत, मैं कुएं में नीचे जाते ही अपने डंडे से उस सांप को मार दूंगा। ऐसा बड़े भाई ने छोटे भाई को विश्वास दिलाया क्योंकि वो पहले भी काफी सारे सांप मार चुका था।